भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन पर टिकी रही है। एक तरफ अमेरिका जो भारत का रणनीतिक साझेदार बन चुका है और दूसरी तरफ रूस जो दशकों से भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते वर्षों में इस संतुलन को बनाए रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत एक बड़े संकट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत का अब तक का संतुलन। भारत ने हमेशा बहुपक्षीय कूटनीति अपनाई है। भारत ने रूस से हथियार भी खरीदे और अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी भी निभाई, लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये संतुलन कमजोर होने लगा। रूस के साथ भारत का पुराना रिश्ता। भारत की 70% से ज्यादा रक्षा जरूरत रूस से पूरी होती रही है। $400 डिफेंस सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरण भारत को रूस से ही मिले। रूस ने कूटनीतिक स्तर पर भी भारत का हमेशा समर्थन किया, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी। अमेरिका ने भारत को क्वाड जैसे समूहों में शामिल किया। भारत को रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका से मदद मिली। हाल के वर्षों में भारत ने चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका से निकटता बढ़ाई। मुश्किल में मोदी सरकार। अब हालात बदल चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को कूटनीतिक दुविधा में डाल दिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, जबकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उसके साथ व्यापार जारी रखे हुए है। अमेरिका की नाराजगी। अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल खरीदने पर दबाव बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने कड़े बयान दिए कि भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अमेरिका ने भारत पर टेक्नोलॉजी और ट्रेड में प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। रूस की बेचैनी। रूस अब भारत को सस्ता तेल देना चाहता है, लेकिन इसके बदले वह भारत से समर्थन चाहता है। भारत ने रूस से कई हथियार खरीदने की डील की है, लेकिन अब इन डील्स पर संकट मंडरा रहा है। रूस नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से अमेरिकी पाले में चला जाए। बढ़ती चुनौतियां। अब स्थिति यह है कि मोदी सरकार एक खतरनाक संतुलन के बीच खड़ी हुई है। अमेरिकी धमकियों के कारण भारत की मुश्किलें। अमेरिका भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखता है, अमेरिका काटसा नामक प्रतिबंध लगा सकता है। इससे भारत की रक्षा जरूरतें प्रभावित होंगी। अमेरिका भारत पर चीन के खिलाफ खुलकर साथ देने का भी दबाव बना रहा है। रूस के साथ व्यापार जारी रखने का संकट। उस भारत को डॉलर में भुगतान करने से मना कर रहा है, जिससे व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं। रूस ने भारत को रूबल में भुगतान करने का विकल्प दिया, लेकिन ये अमेरिका को स्वीकार नहीं। रूस अब भारत से चाहेगा कि वह अमेरिकी नीतियों के खिलाफ खुलेआम स्टैंड ले। भारत के लिए खतरनाक भविष्य। भारत को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर भारत अमेरिका के पक्ष में जाता है तो रूस से मिलने वाला सस्ता तेल, हथियार रुक सकते हैं। अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहता है तो अमेरिकी तकनीकी और व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है। संभावित खतरनाक परिदृश्य। डॉलर संकट। अगर अमेरिका भारत पर वित्तीय प्रतिबंध लगाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। रक्षा आपूर्ति प्रभावित होगी। रूस से आने वाले हथियारों में देरी हो सकती है, जिससे सेना की तैयारियों पर असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर होगी। भारत पर दो गुटों में से एक को चुनने का दबाव बढ़ेगा। अब मोदी सरकार बचा पाएगी संतुलन। मोदी सरकार की अब तक की विदेश नीति संतुलन पर आधारित रही है, लेकिन अब अमेरिका और रूस दोनों की रणनीति बदल गई है। भारत को अब बहुत समझदारी और चालाकी से फैसले लेने होंगे। क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा? क्या भारत रूस से अपने रिश्ते कमजोर करेगा, या फिर मोदी सरकार कोई नया कूटनीतिक खेल खेलेगी? ये सवाल भारत की विदेश नीति का भविष्य तय करेंगे। अगले कुछ महीने में बड़े फैसले लेने होंगे। विनीता, जब 55 रुपए डॉलर था, शायद 55 ही था 2014 में, 2013-14 में मोदी जी का भाषण याद होगा, सुषमा स्वराज का भाषण याद होगा कि जब किसी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो पूरे देश की इज्जत गिरती है। वो भी आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री की उम्र में और डॉलर में कंपटीशन चल रहा है, रुपए में कि उसमें आपस में कंपटीशन चल रहा है, ये सब याद होगा। अब मोदी उसको भूल गए, अलग बात है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस शक्तिनाथ दास जिसने रिजर्व बैंक को खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया बिल्कुल रिजर्व बैंक को, पर जो आदमी नोटबंदी के समय पर विरोध नहीं व्यक्त कर पाया, जो सच नहीं बता पाया कि नोटबंदी ठीक नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा, जो आदमी लगातार आर्थिक मामलों में कमजोर साबित हुआ है, उसी को उठा के मोदी जी ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया है। तो अब मोदी जी की क्या सोच है उससे समझी जा सकती है कि एक से एक नकारा लोग। इसके पहले मिश्रा जी थे। मुझे याद है जब मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने अपना प्रमुख सचिव बनाया था, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी खराब थी और उनको हटाया गया था। उसके बाद फिर वो हट गए थे वहां से, फिर दूसरे आदमी प्रमुख सचिव बनाए गए थे। पहली पसंद मोदी जी के नृपेंद्र मिश्रा हुए, जो कि अयोध्या कांड में, गोली कांड में जिनके आदेश शायद चले थे, तब गोली चली थी, और फिर बाद में उन्हीं को अयोध्या का जो ट्रस्ट बना उसका अध्यक्ष बना दिया गया है।
तो मोदी जी की पसंद क्या है वो रेखा गुप्ता से मालूम पड़ती है, वो बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मालूम पड़ती है। जहां तक इसका सवाल है विनीता, दो चीजें बड़ी गौर करने की है कि 2014 में जब सरकार गई कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त तक 1947 से लेकर 2014 तक इस देश पर जो कुल कर्जा था वो 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। और वो इस मोदी जी की 10 साल की सरकार में वो बढ़ करके संभवतः 210 लाख करोड़ या 225 लाख करोड़ ऐसा कुछ हो गया है, 200 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है, 4 गुना बढ़ गया कर्जा वो। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा होता है, कुछ फंड होता है जो आपात स्थिति के लिए होता है। जब देश किसी बहुत बड़ी आपात स्थिति में फंस जाए तब वो फंड निकाला जाता है। उस फंड में से लाखों करोड़ रुपए मोदी की सरकार इस बार मुझे लगता है 2 बार या 3 बार निकाल चुकी है। अब इसके बाद ये जो डॉलर का सवाल है, डॉलर तो लोग ये बताते हैं कि असल में वो 100 रुपए से कहीं ऊपर जा चुका है, लेकिन हमारे पास डॉलर होता है, हमारे पास सोना होता है, रिजर्व में रखा होता है, डॉलर हमारे पास होता है, रिजर्व में होता है, उसी से हमारी आर्थिक स्थिति नापी जाती है। हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व होता है उसी से हमारी आर्थिक वैल्यू होती है, उसी से रुपए की कीमत तय होती है। लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत बचाने के लिए लगातार डॉलर झोंका जा रहा है बाजार में, तमाम लाखों करोड़ रुपए के डॉलर बेचे जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई तो सीमा होगी। आप कहां तक बेचोगे और कहां जाकर रुकोगे? अमेरिका ने बहुत बड़ी पोल खोल दी है। अमेरिका ने तो आपने जैसा आपने खुद ही जिक्र किया कि मोदी जी बड़े छान से सज धज करके गए थे अमेरिका, उनको बुलाया नहीं गया था राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में, उसकी टीस उनके मन में थी। तो फ्रांस वो गए, तो फ्रांस से भाग करके अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो जाकर के ट्रंप साहब से मिलेंगे। ट्रंप साहब मिले, लेकिन ट्रंप साहब ने बगल में बैठा करके उनसे सवाल पूछवा दिया पत्रकार से कि अडानी के बारे में बात हुई कि नहीं हुई, और मोदी जी बौखला नहीं गए बल्कि झल्ला भी गए, हाथ फेंक फेंक करके जिस तरह से वो बात कर रहे, जवाब दे रहे थे, वो किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। वहीं पर बगल में बैठे बैठे ट्रंप ने बैलेट पेपर और ईवीएम के बारे में बात कर डाली और कई सारी इसी तरह की बात कर दी। ट्रंप ने F-35 जो उनके यहाँ का कबाड़ जहाज है, जिसके बारे में एलन मस्क ने कहा कि बहुत महंगा कबाड़ है, उस जहाज को उसको भेज दिया उसने भारत को, और मोदी जी चुपचाप लेके चले आए उनसे दबाव में। एलन मस्क भारत में व्यापार करेंगे, ये दबाव बना दिया कि अपनी कारें बेचेंगे, ये अपना सेटेलाइट सेट जो अपना बनाने जा रहे हैं, वो नई तरह का एक जो मोबाइल फोन उनका आएगा वो यहाँ लेके आएंगे, और तमाम जो काम एलन मस्क यहाँ करना चाहेंगे वो लाके करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो यहाँ कार की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ पर वो केवल असेंबली करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते तो हिंदुस्तान को कुछ फायदा होता, यहाँ की लेबर लगती, यहाँ की लेबर यूज होता, एक मैन्युफैक्चरिंग का नया सेक्टर बनता, बड़ी फैक्ट्री लगती। लेकिन वो सिर्फ असेंबलिंग यहाँ पर करेंगे और उसके बाद उन कारों को यहाँ पर बेचेंगे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो एलन मस्क लेकर के आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर एलन मस्क की टेक्नोलॉजी और उनका कीमत जो होगी उससे भारत का अपना व्यापार प्रभावित होगा और भारत के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो प्रभावित होंगे। जहां तक ये रुपए और डॉलर का सवाल है, मुझे तो मैंने शायद आपको एक पहले कहा था कि 16 मई 2014 को मैंने एक बात कही थी विनीता जी, वो आपके दर्शकों को याद होगा मेरा। मैंने कहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो आ रहा है, ये एक अगर अहंकार लेकर के अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे अयोग्य और असफल प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। इस पर मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, हजारों लोगों ने कमेंट किए थे, सब हुआ था, लेकिन 10 साल में मैं बिल्कुल सही सिद्ध हुआ हूं कि नितांत अयोग्य, असफल और अक्षम प्रधानमंत्री को भारत देख रहा है, जिसको खुद कुछ नहीं आता है, जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 शब्द बोल नहीं सकता, जिससे अचानक अगर कोई सवाल कर लिया जाए वो 10 साल में 11 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। गलती से कोई उससे अचानक सवाल पूछ लिया जाए, जैसा अमेरिका में पूछा गया, तो उसके बाद झल्लाने के अलावा और ऊल जलूल जवाब देने के अलावा, सवाल से अलग हटके कुछ ऊल जलूल बातें करने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं आता है। तो भारत जैसे महान देश को इस तरह का अक्षम, अयोग्य, असफल प्रधानमंत्री देखना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के ट्रांजिशनल फेज का सबसे बुरा दौर चल रहा है, और इस बुरे दौर का खामियाजा भारत कितना भुगतेगा ये अभी लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में लोगों को दिख जाएगा। जर्मनी वगैरह का आपको याद होगा, वहां हालत ये हो गई थी, जर्मनी में, इटली में, उन जगहों पर यह हो गई थी कि वहां रुपए, उनके पैसे की कीमत बहुत गिर गई थी। लोग झोला भर करके पैसा लेके जाते थे और मुट्ठी भर कुछ चीजें लेकर के आया करते थे। ऐसे दिन भारत में ना आ जाए कहीं कि हम लोग झोला भर भर के पैसे लेके जाए, जैसे कुछ जगहों पर है, वहां पर लाखों रुपए में रुपया होता, बड़े कम सामान मिलता, तो उनकी खैर मुद्रा का
सिस्टम उन्होंने ऐसा बना रखा है। लेकिन भारत में कहीं मजबूरी ऐसी ना हो जाए कि लाखों रुपए की कीमत चंद हजार या कुछ 100 रुपए बन जाए। इतना बुरी स्थिति में मोदी जी देश को छोड़ के न चले जाए, इसको देखना पड़ेगा। और मेरी तो आपके दर्शकों से अपील है कि दर्शकों देखो, आप सोचो कि देश में क्या हो रहा है, आपको किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। ये मोदी जी का अपने घर का पैसा नहीं है, ये मोदी जी का अपना घर नहीं है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान इस देश के 144 करोड़ लोगों का है। और अगर इसका रुपया बर्बाद हो रहा है, अगर इसकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, तो 144 करोड़ लोगों की बर्बाद हो रही है। अगर पेट्रोल का हाई कितना ज्यादा है, सस्ता पेट्रोल आने के बावजूद अगर कर्जा बढ़ गया है, तो वो कर्जा देश के हर नागरिक के ऊपर बढ़ा है। ये समझना पड़ेगा हर नागरिक को। और ये अगर समझ लेंगे तो फिर जो मेरी अपील है कि अगला जो भी चुनाव आए, प्रदेश का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, चुंगी का हो, किसी तरह का चुनाव हो, उसमें 70-80% वोट सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ डालिए। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब लोकसभा चुनाव आए, जब विधानसभा चुनाव आए, 70-75-80% वोट और संभव हो तो 100% वोट इनके खिलाफ डालिए। तब इनसे मुक्ति मिलेगी देश को और तब देश बच पाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।